नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube क्लास CPS क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे कि रसायन विज्ञान में अम्ल क्षारक के क्या महत्व है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम जानेंगे कैसे। वास्तव में हमको जानना होता है कि क्या अम्ल है, क्या क्षार है, ये हमको जानना रहता है। तो जानेंगे कैसे, हम सूचकों द्वारा जानते हैं। तो क्या हो जाता है, अम्ल, क्षारक, सूचक। तो मुख्य रूप से हमारे पास 3 प्रकार के सूचक होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। मतलब हमारे पास क्या है, 3 रूपों में हम जान सकते हैं अम्ल एवं क्षार को, कि हमारे पास ये जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है अथवा क्षार है। इस बारे में हम जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्राकृतिक सूचक में हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैं थैलोफाइटस समूह के लीचेन नामक पौधे से यह प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है, लिटमस पत्र। क्या होता है, लिटमस। थैलोफाइटस समूह के लीचेन नामक पौधे से यह क्या करता है, हमको प्राप्त होता है। ये जो है ना अम्ल क्षारक के सूचक है, इसको हम मुख्य रूप से उपयोग में लाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना अम्ल जो है ना, जो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम जानेंगे कैसे कि ये अम्ल है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्षार क्या करेगा, जैसे क्षारक है ना, तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए हमारे पास मान लीजिए अम्ल है, तो अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है जिससे हम अम्ल एवं क्षारक के बारे में जान सकते हैं। तो क्या है इसके अलावा हल्दी, प्याज, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिंटूनिया, जीरेनिया आदि का फूल। ये हम क्या करते हैं, अम्ल एवं क्षारक के बारे में बताते हैं। ये तो हो गया हमारे प्राकृतिक। अब आते हैं कृत्रिम। तो प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है और ये हमारे पास उपलब्ध है। और कृत्रिम का मतलब होता है कि जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो मुख्य रूप से हमारे पास क्या है, फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिलेट। ये हमारे पास क्या है, मुख्य रूप से कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है अम्ल एवं क्षारक को जानने के लिए। ये हमारे पास कृत्रिम सूचक है। ठीक है, जिसमें फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड। ठीक है, ये फिनोप्थलीन क्या होता है, सल्फ्यूरिक मतलब समझते हैं H2SO4 होता है ना, उसमें क्या करेंगे हम, यदि हम फिनोप्थलीन डालते हैं तो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन। और यदि हम अम्ल में मेथिल ऑरेंज डालते हैं, क्या डालते हैं, मेथिल ऑरेंज डालते हैं, तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और यदि हम क्षार में मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदे डालते हैं तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो हम जान जाते हैं कि यदि वो पीला हो जाता है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये क्षार है, और ये लाल हो गया है तो समझ में आ जाता है कि क्या है, अम्ल है। इस प्रकार से हम इन सूचकों द्वारा जानते हैं। अब तीसरा आते हैं, हम गंध के द्वारा जानते हैं। किसके द्वारा जानते हैं, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के मुख्य रूप से हम क्या लेते हैं, प्याज। आप हमारे सभी घरों में क्या होता है, प्याज उपलब्ध होता है, सब्जियों में हम डालते हैं, है ना। चलिए, तो वो क्या होता है, हम प्याज से कैसे जानेंगे। हमने एक पेपर लिया, उस पेपर में हमने प्याज को क्या किया, काट के इस तरह से क्या किया, थोड़ा सा घर्षण करवा दिया, थोड़ा सा घिस दिया। ठीक है, जब हम घिसते हैं तो क्या करते हैं, वो पेपर को हम 2 टुकड़े कर लेते हैं। यदि हम उसको अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा। यदि उसको हम अम्ल में डुबाते हैं तो, और यदि हम क्षार में डुबाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वादहीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है, किसी प्रकार का कुछ भी गंध आने वाला नहीं है। इस प्रकार से हम प्याज का उपयोग करते हैं अम्ल एवं क्षारक को जानने के लिए। हमारे घरों में मौजूद होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, अब समझते हैं अम्ल होता क्या है और क्षारक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अम्ल क्या हो जाता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है जलीय विलयन, हाँ जलीय विलयन, यदि हम अम्ल को घोल देते हैं तो हमको H+ आयन देता है, और यदि हम क्षार को जल में घोल देते हैं तो हमको OH- आयन प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से उदाहरण देख लेते हैं अम्ल के। हमारे पास क्या है, ये जो अम्ल है,
अधातुओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? अधातुओं से मिलकर बनता है। और ये क्षारक क्या है? धातुओं से मिलकर रहता है मुख्यतः, ठीक है। ज़्यादातर अम्ल जो है क्या बनता है? अधातुओं से मिलकर बनता है। और ज़्यादातर क्षारक जो है किससे बनता है? धातुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हमारे पास मौजूद है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, पहला क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। ये हमारे पास पहला अम्ल हो गया। उसके बाद HNO3, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। HNO3, ठीक है, HNO3 इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तीसरा आगे आते हैं हम H2SO4। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आगे आते हैं CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये हमारे पास दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल हो जाता है। तो मतलब इसमें अम्लीय मात्रा कम होता है। और प्रबल क्या होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्रबल अम्ल होता है। और ये CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल, या फिर सिरका भी कह लेते हैं हम लोग। क्या कह लेते हैं? सिरका, ठीक है। ये जो होता है क्या हो जाता है? दुर्बल अम्ल होता है। क्या हो जाता है? दुर्बल अम्ल। अब आगे आते हैं क्षार में। क्षार के बारे में हमने देखा, तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं NH4OH, अमोनियम। क्या हो जाता है? ये अमोनियम। जैसे देखिए NH3, इसको कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। और इसमें हम एक बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ज़्यादा कर लेते हैं, ये हो जाता है अमोनियम। बड़ा, ज़्यादा में क्या हो गया? बड़ा। तो अमोनिया में 3 होता है और अमोनिया में 4 हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं कैल्शियम, ठीक है, ट्वाइस OH2, ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg2OH2, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारा मुख्य रूप से अम्ल एवं क्षारक, ठीक है। आगे आपको बताया जाए कि सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो, तो उसको कहा जाता है सांद्र अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांद्र अम्ल। साथ ही अब आगे आते हैं तनु अम्ल। तनु का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, तो उसको कहा जाता है तनु अम्ल। क्या कहा जाता है? तनु अम्ल। अब क्षार में भी एक मुख्य इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। वह क्षारक जो जल में घुल जाता है क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। वह क्षारक जो जल में घुल जाता है क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। चलिए आगे अब आते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अम्ल हमारे पास किसमें मिलता है। इसके लिए हम जानते हैं, तो हमारे पास प्रमुख स्रोत मतलब हमको जहाँ से मिलता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारे पास क्या है? मतलब अम्ल हम जानते हैं कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं हम सेब। तो सेब में हमको मिलता है मैलिक अम्ल। क्या मिलता है? सेब में हमको मैलिक अम्ल मिलता है। आगे आते हैं टमाटर में हमको मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नींबू संतरा में हमको मिलता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में क्या मिलता है? साइट्रिक अम्ल। आम, इमली, अंगूर मतलब आमा, अम्ली, अंगूर। आमा, अम्ली, अंगूर, इसमें होता है टार्टेरिक अम्ल। अब स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम इमली का नाम सुनते हैं तो क्या आता है? टाय से अम्मठ रहता है, कहते हैं छत्तीसगढ़ी में टाय ले अम्मठ है, ठीक है। तो इमली, आमा, अम्ली, अंगूर, टार्टेरिक अम्ल कैसे है? टाय ले अम्मठ। कैसे है? टाय ले अम्मठ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। घास पत्ता में बेंजोइक अम्ल, चींटी, बिच्छू,
मधुमक्खी का डंक, इसमें होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जैसे देखिए किसी को बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काटते नहीं है, वो डंक मारता है। क्या करता है? डंक मारता है। उसका जब हमारे पास डंक हमारे हाथ या कहीं पर पड़ता है तो वहाँ पर वो क्या कर देता है? फार्मिक अम्ल छोड़ देता है, जो हमको क्या करता है? जलन महसूस करता है। क्या करता है? जलन। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथनोइक। फार्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो फार्मिक अम्ल को क्या कहा जाता है? मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। आगे आते हैं सिरका। सिरका एसिटिक अम्ल हमने बताया, देखिए एसिटिक अम्ल ये CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसी को कहा जाता है सिरका। ये देखिए एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरका एसिटिक अम्ल, तो सिरका में क्या हो जाता है? एसिटिक अम्ल मिलता है, इसलिए उसको कहा जाता है। दूध दही में क्या मिलता है हमको? लैक्टिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है। चलिए, अब हम अम्ल क्षारक के क्या कर जान लेते हैं, कुछ अभिक्रियाएं जान लेते हैं, क्या क्या होता है, कैसे मिलता है। हाँ, चलिए समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं अम्ल लिया और धातु से क्रिया करवा दिया, तो हमारे पास उत्पाद के रूप में, किसके रूप में? उत्पाद के रूप में। हमने अभिकारक के रूप में क्या लिया? अम्ल लिया और धातु ले लिया। तो जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? देखिए, ये अम्ल लिया हमने और धातु लिया, तो क्या बनाएगा? ये उत्पाद के रूप में हमारे पास, ये इधर वाले को अभिकारक और ये इधर वाले को उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। ये लवण बना और ये हमारे पास क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। ठीक उसी प्रकार हमने क्षार लिया, इस बार क्या लिया हमने? क्षार लिया, और क्षार को हमने जब धातु से क्रिया करवा दिया तो लवण बना हमारे पास और हाइड्रोजन गैस बना। क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। अम्ल क्षारक, अब हमने अम्ल और क्षार को जब आपस में हमने क्रिया करवा दिया तो क्या बना? लवण बना और प्लस H2O। H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। H2O को हम क्या कहते हैं? जल। तो अम्ल और क्षारक को क्रिया करवाने पर क्या बनता है? लवण और प्लस जल बनता है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड को जब हम क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। इसमें भी लवण प्लस जल बन गया। आगे आते हैं, जब हम इसी अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास उत्पाद, किसमें? उत्पाद के तौर पर हमको क्या मिलता है? लवण प्लस H2O मतलब जल, और आगे हमको मिलता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। जब अम्ल का धातु से क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब क्षार का धातु से क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल मतलब H2O। जब हम अम्ल का धातु के ऑक्साइड और लवण के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको? H2O मतलब जल मिलता है, ठीक है। चलिए, अम्ल का धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा इससे कुछ अभिक्रिया करवा के देख लेते हैं उदाहरण में। अभी हमारे पास जगह कम है तो क्या कर सकते हैं आप? ये स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? आपको अभिक्रिया करके बताते हैं। चलिए, दोस्तों हम कुछ अभिक्रिया करके देख लेते हैं। हमने जैसे देखा अम्ल क्षारक के अभिक्रिया है, ठीक है, हमने देखा है। तो चलिए हम इसको कुछ अभिक्रिया करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा है, क्या देखा है? अम्ल प्लस धातु जब क्रिया करता है तो लवण बनता है। तो सबसे पहले हम कुछ अम्ल लेते हैं। जैसे कि हम क्या लेते हैं? अम्ल के रूप में हमने ले लिया। सबसे पहले हमने जब प्रबल अम्ल देखा था तो क्या देखा था? ये हमने देखा था, जब हम पहला देख लेते हैं इसमें, जब अम्ल और प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु से जब हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और बनता है प्लस में H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनता है। तो लवण में हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम अम्ल में क्या ले लेते हैं? लवण बनाने के लिए ये हम ले लेते हैं HCl। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि ये अम्ल हो गया।
अब हम धातु के रूप में ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जिंक हमारे पास धातु है, ठीक है। जब हमने इसको जब क्रिया करवाया तो हमारे पास क्या बन गया है? जिंक। ये जिंक बन गया और ये Cl और प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया? मुक्त हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। चलिए, तो हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमने क्रिया करवा दी किससे? धातु से। तो हमारे पास उत्पाद के रूप में निकल गया जिंक क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है? जिंक क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंक क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास गैस के रूप में गया, ठीक है। किसके रूप में मिला हमको? गैस के रूप में मिला। अब हम इसको समीकरण संतुलन करके लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे कि हमारे पास इधर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इधर हमारे पास जिंक की संख्या कितना है? 1 है। इधर जिंक की संख्या कितना है? 1 है। क्लोरीन की संख्या कितना है? 1 है। इधर क्लोरीन की संख्या कितना है? 1 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पास क्या लगा लेते हैं? 2 लगा लेते हैं। हमारे पास 2 तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हमारे पास अब 2 क्लोरीन हो गया। तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पास यहाँ 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया? अब 2 ठो क्लोरीन आ गया हमारे पास, लेकिन 2 ठो जिंक भी हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? हम 2 कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 2, है ना। 2 जिंक हो गया, 2 जिंक हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया हमारे पास। जब हमने अम्ल के साथ धातु को क्रिया करवाया तो हमारे पास क्या बना? जिंक क्लोराइड, मतलब ये लवण बना और उसके बाद ये हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन गैस बना। हमने देखा था, देखो, ये अम्ल के साथ हम धातु को क्रिया करवाते हैं तो लवण बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये लवण बना लिया और हाइड्रोजन गैस बना लिया। अब आगे आते हैं क्षार। क्षार के साथ जब धातु को क्रिया करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? लवण मिलना चाहिए प्लस हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तो क्रिया करवा के देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले हम क्षार ले लेते हैं। तो हम जब देखते हैं क्षार और प्लस धातु से क्रिया करवा लेते हैं तो हमको उत्पाद के रूप में लवण मिलना चाहिए और मिलना चाहिए हाइड्रोजन गैस, मतलब H2, ठीक है। तो चलिए, तो क्षार हम ले लेते हैं। प्रबल क्षार हमने क्या लिया था? याद कीजिए। तो हमने प्रबल क्षार लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारे पास प्रबल क्षार था। और धातु हम जिंक ही ले लेते हैं या फिर कोई सा भी ले सकते हैं, जिंक ले लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया? हमने जब इसको क्रिया करवाया तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास Na2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बन गया Na2 हो गया हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास बनेगा Na2 के बाद Na2 तो रहेगा हमारे पास, ये Na2 हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया जिंक। उसके बाद हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और उसके बाद क्या लेंगे? हम यहाँ पर देख बनाइए क्या हमारे पास ये, हाँ, ये हो गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो हमारे पास देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सोडियम है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हम संतुलित कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हमने संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? 2 ठो हमको क्या मिल गया? हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ पर 1 हो गया। तो हम सोडियम यहाँ 2 करने के लिए क्या कर लेंगे? यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया। यहाँ जिंक कितना हो गया? 1 है और यहाँ जिंक कितना है? 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया? यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? जिंक के बगल में हम 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 जिंक हो गया हमको, ये 2 है ना, ठीक है। इसको आप इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ऐसा कर लेते हैं हम अपन, ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा समझ में भी आता है हमको, ठीक है। चलिए, ऐसा ये हमारे पास क्या है? इस तरह से ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन गया, क्या बन गया? लवण बन गया और ये हमारे पास गैस बन गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है, इसको, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या बना? 2 ठो सोडियम है, 2 ठो सोडियम है और 2 ठो ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, 2 ठो जिंक है, 2 ठो जिंक हो गया यहाँ पर 2 करके, ठीक है। इस तरह से जब हम क्षार और धातु को क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस
हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए आगे हमने क्या देखा था, ये अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करवाएंगे तो लवण और प्लस जल बनना चाहिए। अब इस बार हमारे पास क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन गैस नहीं बनना चाहिए, इस बार हमारे पास क्या बनना चाहिए, जल बनना चाहिए, H2O। चलिए तो क्रिया करवाते हैं। ये हमारे पास अम्ल है और क्षार है, तो हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को ले लेते हैं और क्रिया करवा देते हैं आपस में। तो हमने प्रबल क्षार क्या जाना था, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हम अम्ल और प्लस क्षार को जब क्रिया करवाते हैं तो हमको उत्पाद के रूप में लवण और प्लस जल मतलब H2O मिलना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं तब क्या करते हैं। हमने प्रबल अम्ल ले लिया। प्रबल अम्ल क्या था हमारे पास, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, और प्लस में प्रबल क्षार क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको क्रिया करवाया तो क्या बन रहा है, देखो ये यहाँ से सोडियम ले लिया हमने, बन गया, और यहाँ से Cl ले लिया तो ये बन गया हमारा NaCl। तो NaCl किसको कहते हैं, नमक। तो लवण के रूप में हमको क्या मिल गया, नमक मिल गया हमको लवण के रूप में। और हमने यहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास एक ठो हाइड्रोजन बच गया, एक ठो हाइड्रोजन बच गया, मतलब 2 ठो हमको हाइड्रोजन बच गया। और क्या बचा है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, ऑक्सीजन। यहाँ हमने लिखा है कि अभी तक नहीं लिखा है, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो बन गया ना। ये जब हमने अम्ल और धातु को जब आपस में क्रिया करवाया तो हमको लवण के रूप में क्या मिल गया, नमक मिल गया। क्या मिल गया, नमक, और जल मिल गया। क्या मिल गया, जल। चलिए सिद्ध हो रहा है ना। हमने जब अम्ल और क्षार का जब आपस में क्रिया करवा दिया तो हमको लवण मिला, लवण के रूप में हमको NaCl मिला, ठीक है, और हमको जल मिल गया। क्या मिल गया, जल मिल गया। चलिए देखिए, ठीक है। अब समीकरण संतुलित है कि नहीं ये देख लेते हैं। हमारे पास इधर हाइड्रोजन कितना, 1 है ना, और इधर हाँ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, 2 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ये तो संतुलित है हमारे पास, तो इसको किस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इसी तरह हम सबसे अब लंबा वाला देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसी तरह से ये बनना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के जब क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। अभी तक इसमें भी जल ही बनेगा, लेकिन अब हमको ज़्यादा वालों को देखते हैं। क्या वाले, ज़्यादा वाले। तो क्या होगा, जब हम अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का जब क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हम बना के देखते हैं। चलिए अब आगे हम लिख लेते हैं। जब अम्ल, ये हमारे पास ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा काम है ना। चौथा काम हम देख लेते हैं, ठीक है। हम चौथा काम हम देख लेते हैं। तो चौथा काम हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अम्ल जब किससे क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब क्रिया करेगा, ठीक है, तो हमारे पास उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, एक तो हमको लवण मिलेगा और प्लस में जल मिलेगा H2O, और प्लस में हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं, अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं। तो अम्ल में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रबल अम्ल है, ज़्यादा जल्दी क्रिया करता है, इसीलिए प्रबल ले रहे हैं ना, ठीक है, ताकि हमको जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो चल क्या करते हैं, अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने। अब हम यहाँ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेते हैं। तो हमारे पास धातु कार्बोनेट के रूप में क्या ले रहा है, जैसे कि आपने जाना होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास धातु का कार्बोनेट हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट मतलब CO3। इस तरह से होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम आपस में क्रिया करवाएंगे तो हमको लवण मिलना चाहिए, प्लस जल मिलना चाहिए, प्लस CO2 गैस मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ क्या बनेगा, लवण में ये सोडियम और प्लस ये क्लोरीन मिलके क्या बना लेगा, बताइए क्या बनता है, NaCl मतलब नमक। क्या है ये, नमक। और हमको प्लस में क्या मिलना चाहिए, जल मिलता है। तो देखिए हम 2 ठो हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ठो हमने हाइड्रोजन ले लिया, 1 ठो ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, 1 ठो हमने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ से।
चलिए ठीक है। और प्लस में एक ठो हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, तो कार्बन लेंगे, कहाँ है ढूंढो, ये कार्बन हो गया, हमने ले लिया। साथ में हमको 2 ठो ऑक्सीजन भी तो मिलना चाहिए, 2 ठो ऑक्सीजन खोजो अब यहाँ ढूंढिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ 1 ठो हाइड्रोजन हमने इसको दिया था और हमारे पास ये 3 ठो हाइड्रोजन था ना, तो 2 ठो बचा है, अब 2 ठो को हमने इसको दे दिया। अब देखिए बन गया, क्या बन गया, ये NaCl मतलब अम्ल का जब हमने क्रिया करवाया धातु कार्बोनेट है ना से, तो ये बना लवण। लवण में के रूप में क्या बना हमारा, लवण लिख लेते हैं, उसमें तो हमने नमक लिख लिया है ना, तो अब जब लवण लिख लेते हैं, उसके बाद ये जल मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, क्या है ये गैस के रूप में है। कैसे रूप में है, ये गैस के रूप में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक आक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण तो और समझ में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं, और सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट बस ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है देखते हैं हम, ये हमारे पास पहला उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखिए ये संतुलित है, ठीक है, इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। अम्ल के साथ क्रिया करवा देते हैं, तो सबसे पहले तो हमको अम्ल लेना होगा, तो हमने अम्ल के रूप में ले लिया, ये पहला उदाहरण है ना, ये हमारे पास उदाहरण पहला हो गया, ये उदाहरण दूसरा देख रहे हैं हम, है ना। तो क्या लेंगे अब हम, ये सोडियम Na2 हो ना ले लेते हैं, और कार्बोनेट ले लेते हैं, है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया ये, है ना, ठीक है। चलिए खैर इसको हमको अम्ल से क्रिया करना, हमने पहले अम्ल ले लेते हैं, हमने ले लिया अम्ल NaCH है ना, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है याद रखिए ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इस बार लिख लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए तो इससे हमने क्रिया करवाएंगे किसको, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट ना, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये केवल सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है ना। चलिए तो अब हम इसको क्रिया करवा लेते हैं, तो क्या बनेगा हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, नमक ही बन रहा है, तो हमने बना लेते हैं NaCl बना लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमको जल बनाना होगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ही हाइड्रोजन है ना, लेकिन हमको चाहिए होता है 2, तो 2 लेंगे क्योंकि हमको जल बनना ही है। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है, 1 है, हाँ ठीक है भैया 1 है हमारे पास। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हमने यहाँ तक इसको 1 दे दिया है, 2 ठो 3 है हमारे पास, है ना, तो हमने हमें इसको 1 दे दिया है, 2 ठो ऑक्सीजन हमारे पास है, तो हम यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, तो हमारे पास हो गया ना। अब हम इसको थोड़ा संतुलित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संतुलित। हमने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट ठोस के रूप में लिया था, ठोस मतलब सॉलिड, ठोस मतलब सॉलिड, इसको हमने लिया था लिक्विड, इसको एक्वस के रूप में, इसको AQ कहते हैं, क्या कहते हैं, AQ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास क्या बना है, ये जो हमारे पास बना क्या है, ये हमारे पास बना क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लवण है, क्या है ये, लवण है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या बना, जल बना। उसके बाद हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड इस तरह से बना, ठीक है। इस तरह से हमने क्या लिया, हमने इसको क्या समझा, हमने अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में जाना कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमको आगे और गलतियों को सुधारने का मौका मिले, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले इसके आगे जो हम pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे और क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चलिए ठीक है।